मुझे लगता है जैसे ध्रुपद से शुरुआत हुई और वहां से ख्याल गायकी आई है। संगीत तो एक धारा है, अपने रास्ते चुनती हुई आगे बढ़ती है। और ठुमरी मुझे लगता है ये बनारस में आप यदि सुनेंगे तो हम कृष्ण से जोड़ते हैं। प्रणय है आध्यात्मिक प्रेम में, और आध्यात्मिक प्रेम जिसको आज आप सूफियाना कह लें, आप रूहानी कह लें, उसमें एहसास सबसे बड़ी बात है। हमारी गुरु कहती थी आदरणीय अप्पा जी कि बेटा कुल गावे बहुत आसान, ठुमरी गावे सबसे कठिन। ख्याल गाने में टेक्निकलिटी है, तान है, शुद्धता का ध्यान रखना है, उसमें आपने तब के रियाज कर लिया, आप कर सकते हैं। लेकिन ठुमरी के लिए दिल चाहिए, और वो दिल यदि कोमल नहीं है तो वो राग को बरतना और 4 बोल की ठुमरी है उस बात को कहना। और ये कमाल की बात है, मैं यहाँ जरूर बोलूंगी कि हम लोगों ने एक से एक बड़े कलाकारों को सुना है, लेकिन गौहर जान जी हों या बड़े गुलाम अली खान साहब, कमाल की बात यह है कि 3.5 मिनट की ठुमरियां हैं उनकी, और आपको ये नहीं लगता कहीं कोई बात अधूरी रह गई। बड़े गुलाम अली खान साहब की आप कोई ठुमरी सुन लें, 3.5 मिनट में लगता है कि इसके बाद भी भैरवी में कुछ बच गया, पहाड़ी का रंग अब इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या। आज 20-20 मिनट तक लोग ठुमरी गाते हो, बात नहीं पैदा होती। ये सबसे बड़ी बात है। रिकॉर्डिंग में जो हम लोग जैसे रेडियो वाले लोग हैं युग के, हम तो मानते हैं कि हम लोग को 4.5 मिनट का कट, तो हमें पता होता था अपनी बात। गजल भी है, उसके भी 3 यदि अशार हैं तो बात मतला मख्ता सब कह करके हमें 4.5 मिनट में खत्म करनी, नहीं तो रिकॉर्डिंग में आखिरी शेर बजेगा नहीं। तो उस जमाने में रिकॉर्डिंग में जिसमें कि 10 सेकंड की जगह माय नेम इज गौहर जान की भी बचानी है, वहां पे वो कैसे सपाट ताने लेकर के 3 तानों में लेकर राग खत्म। ये चाहे वो हो, चाहे काशी बाई जी हो, चाहे जानकी बाई जी हो, कमाल है भाई। ये एक अद्भुत जादू है जो मुझे लगता है कि आजकल कलाकारों के लिए बहुत बड़ी सीखने की बात है कि रिकॉर्डिंग कभी कभी आपको खुद अपना आईना दिखलाती है कि कल को आप न रहें और आपको सुना जाएगा। ऐसी महफिलें नहीं होंगी, तो जब आपको सुना जाएगा, और आज जब लोग कहते हैं पेशेंस नहीं है, तो आप 4 मिनट में ऐसे कैसे वो जादू पैदा करें, वो तासीर पैदा करें। वहां पे मुझे लगता है गौहर जान जी ट्रेंड सेटर रही हैं कि 3.5-4 मिनट में अपनी चीज और ठुमरी को पेश कर देना, पूरे कलाम को गा देना, ये आज भी जादू है। जैसे हम फिल्मों में देखते हैं 3.5 मिनट में लता जी जो कह गई, जो बात कर गई, वो बड़े बड़े रागों में बात नहीं आ पाती। तीसरी बात जो आपने पूछी थी तवाइफों के बारे में कि उनकी इज्जत और रसूख के बारे में, फीमेल एम्पावरमेंट, तो आप सोचिए, मुझे लगता है कि आज भी एक औरत अपना मुकाम बनाती है। और हम दूर क्यों जाए, गाने की क्षेत्र की बात लेते हैं, कला के क्षेत्र में शी इज ऑलवेज जज्ड, शी इज ऑलवेज जज्ड। वो हमेशा एक कह सकते हैं कि बहस और कह सकते हैं संवाद, गॉसिप या एक कौतुक का मसला होती है। आज 100 साल पहले कैसी रही होगी। और उस जमाने में बिल्कुल सही बात आपने फरमाई है कि गदर में तो ये प्रूव हुआ 1857 में कि स्वतंत्रता संग्राम में कि जितनी भी हमारी ऐसी अदाकारा, जितनी भी गायिकाएं थी, खासतौर पे कानपुर में, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के जितने भी हमारे कर्नल थे, उन सब से मुलाकात करके क्रांतिकारियों को यहाँ से वहां खबरें देती थी। हुस्नाबाई का तो बड़ा मशहूर आपने जो जिक्र किया कि बापू के कहने पर उन्होंने गाना लिखा, चुन चुन के फूल ले लो, जी विद्याधरी बाई, चुन चुन के फूल ले लो, ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। ये उन्होंने खुद रचा, और हुस्नाबाई जी ने अध्यक्षता की उस मजलिस की, और वहां पे वो अपने आभूषण छोड़कर लोहे के कड़े पहनकर आए, एक प्रतीकात्मक विरोध दर्ज कराने के लिए। बनारस में तो ये भी किस्सा है कि जब पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने यूनिवर्सिटी बनाई और दान लेने गए दरभंगा, राजराज से महाराज, बनारस, सब जगह से दिया, तो वो पूरे बनारस में घूमे। दाल मंडी से उनके पास संदेश गया कि मैं इतना, ये बात आखिरी है कि आपने सबका तो आपने लिया सहयोग,
हम क्या इतने गए गुजरे हैं, आज हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हमारी तालीम नहीं हो पाई, लेकिन नई बहू बेटियां सीखें बनारस के लिए, इसलिए हम कुछ भिजवाते हैं। और रुमाल में, गमछा में उन्होंने अपने जेवर बांध करके पंडित मदन मोहन मालवीय महामना जी को दिया। तो ये जो बनारस का हिंदू यूनिवर्सिटी है, उसमें हमारी गायिकाओं का, गाने वालियों का, तवाइफों का, उसमें भी धन लगा है, उनकी मेहनत की, उनके दिल से निकली ये कमाई है। और इस पे बहुत खूबसूरत काम एक अमृतलाल नागर जी का जो किताब में है ये कोठे वालियां, उसमें विद्याधरी बाई जी से बात करने लेकर उनको सिद्धेश्वरी देवी जी ही गई थी, वो उनको लेकर गई और उनसे उन्होंने पूरा सुना। वो किस्सा उन्होंने बताया है कि हैदराबाद में कॉन्सर्ट हुई थी, आपने शायद उसका जिक्र किया, गौहर जान जी को उन्होंने कहा कि सबसे आज के जमाने में पॉपुलर सिंगर यही है। तो बापू ने कहा बिल्कुल बुलाओ, क्योंकि बापू में ये कमाल की दृष्टि थी कि पूरे देश के हर वर्ग को उन्होंने जोड़ा था। वो जानते थे कहीं पर आजादी की लड़ाई में कोई वर्ग छूटे ना। और गौहर जान जी इस शर्त पे तैयार हुई कि बापू आएंगे तो वो गाएंगे। देखिए यहाँ इज्जत की बात थी, यहाँ पर कहीं ना कहीं उस शान की बात थी, लेजिटिमेसी हासिल करने की बात थी कि बापू एक जीते जी आइकन थे और बापू नहीं आ सके किसी कारण से। तो आगे साहब बताएंगे कि उन्होंने शायद गाया था लेकिन पैसे आधे दिए जितना कबूल किया था कि वो दान देगी, उन्होंने आधे दिए कि आपने वादा नहीं निभाया तो मैं देती हूँ लेकिन पूरा नहीं दूंगी। ये अपनी बात जैसा उन्होंने गाया है, आन बान जिया में लागी, ऐसी आन बान शानदार गौहर जान। और जो आप किताब पढ़े उस जमाने में मॉडलिंग करी उन्होंने, उस जमाने में फ्रांस के शायद माचिस के मैच बॉक्स स्टिक पे उनकी, आज थोड़ी सी किसी फोटो छप जाती है तो लाइक बटोरने का मोह नहीं। तो आप सोचें कि एक पराधीन भारत में कोई कलाकार अपने दम पे, गायन के बल पे ऐसी स्वावलंबी हो, जिसको उसकी माँ ने स्वावलंबी बनाया कि विदेश तक में, एंड शी इज रिकॉर्डेड एज द फर्स्ट वुमन टू बी रिकॉर्डेड। मुझे लगता है ये एक वुमेन एम्पावरमेंट की दास्तान है गौहर जान, और एक औरत की जिंदगी में कैसे कैसे संघर्ष आते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि गम नहीं, हाँ मेरी आंख नम नहीं। कोई औरत ऐसी है नहीं, कोई कलाकार ऐसी है नहीं जो गाए और जलील ना हो, समाज से जिसको ताने ना मिले, धिक्कार ना मिले, चाहे नृत्यांगना हो चाहे कलाकार हो। लेकिन कलाकार वही है जो उन सब चीजों को यहाँ ले करके उतारता है यहाँ से, तो बात यहाँ लगती है क्योंकि सब उसने पिया है। और गौहर जान जी पे जो बीती उनके गाने पे दिखता है। आई एम सो हैप्पी कि इसका हिंदी तर्जुमा हुआ है सो दैट इट रीचेज अ वाइडर ऑडियंस। और आज के जमाने में शायद ये नए मानक गढ़ेगी। मैं विक्रम जी आपसे ये रिक्वेस्ट